अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुकी हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मोहलत खत्म हो चुकी है। तारकीन वतन की वापसी का वक्त आ चुका है। मुल्की तारीख में पहली बार आज से फॉरेन एक्ट के तहत गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। मुल्क भर में गिरफ्तार अफराद के लिए होल्डिंग मराकज कायम कर दिए गए हैं। तो मोहलत खत्म हो चुकी है। 12 बजते ही अब तारकीन वतन की वापसी का वक्त आ चुका है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आज से फॉरेन एक्ट के तहत गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। मुल्क भर में गिरफ्तार अफराद के लिए होल्डिंग मराकज कायम कर दिए गए हैं। गैर मुल्की गैर कानूनी अब मेहमान नहीं, अपने वतन जाएं या पासपोर्ट वीजा लेकर आएं। एक्शन होगा, भरपूर होगा। गिरफ्तारियां, जायदाद की जब्तगी और जबरी बेदखली होगी। वजारत दाखिला ने मुल्की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग मराकज कायम कर दिए गए, जहाँ गिरफ्तार तारिकीन वतन को आर्जी तौर पर रख कर उनके वतन रवाना किया जाएगा। गैर कानूनी अफराद के इनखिला के लिए रेंजर्स और दीगर इदारों की मुआवनत हासिल कर दी गई। जराये के मुताबिक कराची से तकरीबन 1.25 लाख अफगान शहरी रजाकाराना वापस अपने वतन जा चुके हैं। सिंध हुकूमत ने पुराने हाजी कैंप के करीब कैंप कायम कर दिए हैं। हैदराबाद समेत सिंध भर में होल्डिंग मराकज मुख्तस किए गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक सूबे से 25,000 अफराद वापस अफगानिस्तान जा चुके। गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की तादाद 2.5 लाख है। कोयटा में गिरफ्तार शुदगान को रखने के लिए होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मसाजिद से ऐलान करके तारिकीन वतन को वतन वापस जाने की तंबीह की गई। तारकीन वतन की वापसी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। मुल्क भर में तारकीन वतन की वापसी के लिए कैंप कायम कर दिए गए हैं। कहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है बताने के लिए हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। कराची से सालिक शाह, इस्लामाबाद में सलमान अली और कोयटा से आजम उल्फत हमें बताएंगे। लाहौर से मोइन जुबैर हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहां से सलमान अवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान, बताइएगा क्या इदाद-ओ-शुमार आपके पास आए, अब तक कितने लोग खुद वापस जा चुके हैं, कितने लोगों को डिपोर्ट करना है और मुख्तलिफ जो कैंप्स बनाए गए हैं, होल्डिंग कैंप्स, वहां की क्या सूरत हाल है? पहले तो ये बिल्कुल डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और आज से यानी 1 नवंबर से जो गैर मुल्की और मुकीम तारकीन वतन है पाकिस्तान भर में, उनको बाइज्जत तौर पर डिपोर्ट करने का ऑपरेशन जो है उसके लिए तमाम तर जामे इंतजाम कर लिए गए हैं। फ़िगर्स की बात करें तो मैं इस वक्त बात करूँगा मुसद्दका फ़िगर्स की, जो कि हमारे पास 2 बड़े बॉर्डर एरियाज़ जो कि बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान के साथ मुल्क हैं, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा से अफ़गानिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। तो वहाँ से मौसूल होने वाले फ़िगर्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी थे, उनकी 1,04,481 का फिगर जो है वो सामने आया। और 30 अक्टूबर के जो मुसद्दका आदाद शुमार है उसके मुताबिक 30 अक्टूबर के रोज़ भी कमोबेश 11,500 अफगान मुहाजिरीन जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे वो वापस गए हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो कार्रवाई की जा रही है या जो डेडलाइन दी गई थी वो सिर्फ उन अनासर को दी गई थी, उन अफराद को दी गई थी जो कि पाकिस्तान में बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट के मुकीम है। और नो डाउट उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद या ज़्यादा तादाद अफगान शहरियों की है, तो लिहाजा फोकस भी कुछ हमें उसी हवाले से दिखाई दे रहा है। और इस हवाले से अगर हम बात करें कि आज से जो डिपोर्टेशन का आगाज़ होगा तो उसके लिए बड़े जामिया इंतजाम किए गए हैं। और उस हवाले से जो जोर दिया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 40 साल से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी करता चला आ रहा है और बड़े खुले दिल के साथ हम मेज़बानी कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाए, क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तानी माशरे के अंदर एक तरफ तो हमने देखा ड्रग कल्चर, हेरोइन कल्चर, क्लाशनकॉफ कल्चर, इस किस्म के जो एक नापसंदीदा एलिमेंट्स जो है पाकिस्तानी माशरे के अंदर शामिल हुए, तो उसमें कोई शक नहीं कि उसमें अफगान मुहाजिरीन का पाकिस्तान में आना भी एक बहुत। तो अगर हम फिगर्स की बात करें तो इस वक्त जो अफगान मुहाजिरीन की खासतौर पर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी हैं उनकी वापसी की हम बात करें तो इसके लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 49 या 49 होल्डिंग एरियाज़ या कैंप्स बनाए गए हैं कि जो डिपोर्टेशन के लिए ऑपरेशन का जब आगाज़ होगा तो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ जब कार्रवाई की जाएगी तो पहले मरहले में हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें इन जो होल्डिंग एरियाज़ हैं, ये सेंटर्स हैं या कैंप्स हैं, वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। तो पंजाब में 36
36 ऐसे मराकज़ जो हैं वो कायम किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद इंटरचेंज के ऊपर। तो मेरे एक तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी में ऐसा एक सेंटर कायम किया गया है और इस्लामाबाद में हाजी कैंप में एक ऐसा सेंटर जो है वो कायम किया गया है, जहाँ पर कल से जो डिपोर्टेशन के लिए ऑपरेशन का आगाज़ होगा तो वहाँ पर इनको रखा जाएगा। इसी तरह कराची में 2 सेंटर कायम किए गए हैं, मलीर में और किमाड़ी में, बलूचिस्तान में भी 3 सेंटर कायम किए गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 4 सेंटर कायम किए गए हैं, जबकि एक ऐसा ही सेंटर जो है गिलगित बल्तिस्तान में भी कायम किया गया है। तो इसके अलावा जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पर भी स्पेशल फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि इन लोगों को बाइज़्ज़त वापसी की सहूलत जो है वो दी जा सके। 8 बॉर्डर क्रॉसिंग्स जो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, जिसमें से 4 सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है, 4 सूबा बलूचिस्तान में है, वो इस्तेमाल होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो रिवायती तौर पर तारकीने वतन के वापसी का सिलसिला जारी है और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे सलमान अवान। अभी हम रुख करेंगे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं मोइन ज़ुबैर। लाहौर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप और अफगान शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी गई डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ था और आज से जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे पंजाब के अंदर जो भी गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन है उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे। और पंजाब भर में इस वक्त जो हुकूमत पंजाब है उनके मुताबिक 34 के करीब जो है वो होल्डिंग कैंप्स जो हैं वो कायम किए जा चुके हैं। और लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर एक होल्डिंग कैंप कायम किया गया है, जहाँ पर इन गैर कानूनी पाकिस्तान में मुकीम तारकीन वतन को लाया जाएगा। यहाँ पर नादरा की टीमें मौजूद होंगी, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी और 3 नवंबर को इन तारकीन वतन को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं इनको बॉर्डर क्रॉस करवाया जाएगा। यहाँ पर जो होल्डिंग कैंप्स हैं वहाँ पर नादरा की टीमों के अलावा जो ख़वातीन हैं और मर्द हैं उनके लिए अलहदा इंतज़ामात किए जाएंगे और जो खाना है, अद्वियात हैं, उसका इंतज़ाम भी इन कैंप्स में किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से IG पंजाब की ज़ेर सदारत जो सूबे भर के पुलिस हुकाम हैं, आला पुलिस अफसरान हैं, उनका एक इजलास बुलाया गया और उस इजलास में भी ये फ़ैसला किया गया कि आज यानी कि 1 नवंबर से पंजाब भर में जितने भी गैर कानूनी तौर पर लोग मुकीम हैं, तारकीन वतन हैं, उनको जो है हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान से जो है वो बाहर निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो हुकूमत पंजाब है उनके मुताबिक इस वक्त पंजाब में 14 लाख के करीब तारकीन वतन जो है वो मौजूद हैं, जिनमें 1,74,000 के करीब गैर कानूनी तौर पर पंजाब में ये लोग मुकीम हैं। तो आज के दिन ग्रैंड ऑपरेशन जो है उसका इम्कान है और ये ऑपरेशन जो है वो 3 नवंबर तक जारी रहेगा और इन लोगों को पकड़कर इन होल्डिंग कैंप्स में लाने के बाद 3 नवंबर को बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा इन तमाम हजरात को जो कि रज़ाकाराना तौर पर इन कैंप्स के अंदर अब तक आ चुके हैं। कराची से सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सालिक, बताइएगा कराची में क्या सिचुएशन है और ये भी बताइएगा कि रज़ाकाराना तौर पर जो दिया गया वक्त था वो तो ख़त्म हो चुका है, अब ये जो ऑपरेशन किया जाएगा इसकी क्या नौयत होगी? जी बिल्कुल, जो डेडलाइन थी हुकूमत की जानिब से वो दी गई थी वो तो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि शहर भर में रहने वाले इलीगल जो इमिग्रेंट्स थे, जो गैर कानूनी तारकीन वतन, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो आबादियों में रह रहे हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर जो सुल्तानाबाद हाजी कैंप में जो होल्डिंग कैंप बनाया गया है यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद 1 से 2 दिन यहाँ रखने के बाद उन्हें यहाँ से बस के जरिए चमन बॉर्डर और उसके अलावा जो वाघा बॉर्डर है वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो बताया गया, उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान कराची शहर में मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई थी, जिसके दौरान 2500 के करीब जो इलीगल इमिग्रेंट्स उनको गिरफ्तार किया गया और उनको फिर यहाँ से डिपोर्ट भी किया गया। उनके जो आबाई ममालिक थे उनको वहाँ पर भेजा गया था और करीबन कोई 800 के करीब जो है FIRs भी दर्ज की गई थी। जबकि होल्डिंग कैंप जो है यहाँ पर जो बनाया गया है इसमें यहाँ पर खवातीन के लिए अलग से इंतजाम किया गया है, जबकि जो कैंप भी यहाँ पर लगाए गए ताकि जो 2 से 3 टाइम कराची से हमारे साथ मौजूद थे सालिक शाह और अभी हम क्वेटा का रुख करेंगे। क्वेटा से आजम उल्फत हमारे साथ मौजूद है। आजम उल्फत, तारकीन वतन की वापसी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और कैंप भी कायम किए गए हैं, क्वेटा में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। निगरान सूबाई हुकूमत के जानिब से मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाए गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में UNHCR की जो डेटा फ़राहम की गई है उसके मुताबिक 5,84,000 अफ़गान महाजरीन मुख्तलिफ़ कैंप्स में रिहाइश पजीर है। और साथ साथ ये भी बताऊँ कि ओल्ड
सेंटर कायम करने के लिए कोयटा में 2 सेंटर कायम किए हैं, जबकि जो बलूचिस्तान को बॉर्डर लगने वाले जो सरहदी इलाके हैं उनमें ज़िला छागी, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और चमन में क्रॉसिंग पॉइंट भी कायम किए गए हैं, जहाँ पे तमाम सहूलियतें भी फराम किए गए हैं, ठंडा पानी और दीगर जो लवाजमात हैं वो तो भी। इन हजरात को इन कैंप्स के अंदर सहूलियात फराहम की जा रही हैं और 3 नवंबर तक इनको यहाँ पर रखा जाएगा, जिसके बाद बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा तमाम तारकीन वतन को। हमारे साथ कराची से सालिक शाह, कोयटा से आज़म उल्फत, लाहौर से मोइन ज़ुबैर और इस्लामाबाद से सलमान अवान मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। तो इसी मामले पर निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि किसी की अमलाक या कारोबार पर कब्जा करना मकसद नहीं है, किसी ने क्लेम किया तो कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है और कहा है कि वापस जाने वाले अफ़गान बाकायदा इजाज़त और दस्तावेज़ात के साथ वापस आ सकते हैं। लोगों की अमलाक हैं या लॉफुल बिजनेसेस हैं, उनके क्लेम्स जो है ना, ये सिविल क्लेम्स हैं और सिविल क्लेम्स के लिए हमारे पास सिविल इदारे मौजूद हैं, सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं। गासिब रियासत के तौर पे नहीं है कि किसी के अमलाक पे कब्ज़े कर ले या किसी के और जो वैल्यूबल्स हैं उनको हथिया लेना, नहीं हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारा मकसद है। जो इलीगल एलियंस हैं जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर साल से या कारोबार कर रहे हैं या रिहाइश इख्तियार की हुई है, ये वो टारगेट ग्रुप है जिनको हमने ये टाइम दिया था और उनको कहा था कि ये वापस जाएं। ये अपने ममालिक जाएं, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपनी रियासतों से इशू करवाएं। हमारा जो मिशन है वहाँ से वीज़े लगवाएं। जिस हैसियत में भी वापस आना चाहते हैं हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम एक रेगुलेटेड मूवमेंट चाहते हैं। और सिर्फ गैर मुल्की नहीं बल्कि गैर मुल्कियों के जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले भी नहीं बचेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने यह वाज़ेह कर दिया। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं की जाएगी। जो गैर कानूनी तारकीन वतन वापस नहीं जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो इस तरह के शनाख्ती कार्ड बने हैं, इस तरह के शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह के शनाख्ती कार्ड पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं उनको लीगल करना पड़ेगा। कोई किसी किस्म की कोई मैन हैंडलिंग नहीं होगी। खास तौर पे जो बच्चे हैं, खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं, खास तौर पे जो खवातीन हैं, इस सारी ड्राइव में उनके साथ कोई मैन हैंडलिंग नहीं होगी, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी। उनको बड़े एहतराम के साथ, जाहिर है कानून अपना रास्ता जरूर बनाएगी, लेकिन एहतराम, डिग्निटी और जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं उसके मुताबिक। इलीगल एलियंस हैं, वो किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी एथनिसिटी से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें ये फर्क पड़ता है कि जिसके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है वो वापस जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में आज से तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गिरफ्तार गैर मुल्कियों को होल्डिंग पॉइंट में रखा जाएगा, फिर एक साथ अपने वतन वापस भेजा जाएगा। पेशावर से देखते हैं नवाब शेर की ये रिपोर्ट। अफगान शहरियों समेत बगैर दस्तावेजात सूबे में रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को रजाकाराना वापसी के लिए दी गई मोहलत इख्तिताम को पहुंची। 1 नवंबर से गैर कानूनी महाजरीन की गिरफ्तारियां शुरू होंगी। सूबाई हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक रजाकाराना वापसी प्रोग्राम के तहत अब तक 82,548 अफगान महाजरीन वापस जा चुके। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, आज तक 82,000 जो है इलीगल इमिग्रेंट्स कल रात तक वो वापस चले गए हैं और जो जाना चाहते हैं फर्दर उनको कोई रोक टोक नहीं होगी और वो जाएं। पेशावर में मुकीम अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले को कानून के मुताबिक करार दिया। कहना था अफगानियों समेत जितने भी गैर मुल्की हैं वो अपने वतन बाइज्जत तौर पर वापस जाएं। ये उसका हक बनता है गवर्नमेंट पाकिस्तान के कि ये ऐसे जो इलीगल अफगान लोग हैं वो अफगानिस्तान जाए। ये अच्छा इक़दाम है, सही फैसला है मेरे ख्याल में। बाकी तो जो रजिस्टर है उसके लिए तो कुछ नहीं है। क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार किए गए गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ अयाम में वापस भेजा जाएगा। तो मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी तारकीन वतन की रजाकाराना वापसी का वक्त खत्म हो चुका है। पुलिस और हसास इदारों की जानिब से तारकीन वतन अफराद की लिस्टें मरतब कर ली गई हैं, जिनके खिलाफ आज से क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा। पुलिस की क्या प्लानिंग है, जानते हैं फैसलाबाद से अवैस सत्तार से। जी अवैस, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान में मुकीम जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको जो 1 माह का वक्त दिया गया था रज़ाकराना तौर पर अपने ममालिक में वापस जाने का, वो ख़त्म हो चुका है। और फैसलाबाद में अगर हम बात करें तो ज़िले भर में तकरीबन 1800 से ज़ायद जो अफ़गान बशिंदे हैं और जो दीगर ममालिक के जो तारकीन वतन है वो यहाँ पर रहायश पजीर हैं, जिनमें से तकरीबन अगर हम देखें तो 11-1200 ने रजिस्ट्रेशन अपनी कराई हुई थी। हमारे साथ तर्जुमान है रीजनल पुलिस ऑफिसर के। इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनको इन लेटर एंड स्पिरिट पूरा किया जाएगा। इस हवाले से ज़िला पुलिस जो है उनको ना सिर्फ प्रोटेक्शन देगी बल्कि जो होल्डिंग एरियाज़ हैं इसमें डिप्लॉयमेंट हो चुकी है और जो जिस तरह एक प्लान आउट किया गया है उसके मुताबिक ना सिर्फ उनकी हिफाजत की जाएगी बल्कि उनको इधर से मूव भी किया जाएगा। इस हवाले से कंसोलिडेटेड लिस्ट जो है वो बन चुकी है और तमाम जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ना सिर्फ पुलिस बल्कि जो दीगर हसास जो ज़राए हैं, हसास एजेंसीज़ हैं, उनके साथ मिल के जो लिस्टें मुरतब की हैं और इसके बाद अब मुकम्मल तौर पर जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी पुलिस की जानिब से। अवैस सत्तार, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको अपडेट करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के हवाले से। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला कर लिया है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी की गई है। न कमी हुई न ही कीमतों को बढ़ाया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की कीमत 283 रुपये 38 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर पर मुस्तहकम रहेगी, जबकि भट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 82 पैसे कमी के साथ 211 रुपये 3 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे की कमी की गई है। नई कीमतों का इतलाक आज से अगले 15 दिन के लिए होगा। और ख़बर है कि घरेलू सार्फिन के लिए कम से कम गैस बिल 1000 रुपये होगा। निगरान वज़ीर तवानाई ने बता दिया, कहा कि 1 जुलाई से गैस नर्ख ना बढ़ाने का फ़र्क टैरिफ में शामिल कर दिया गया है। गैस की कीमतों में इजाफा घरेलू सार्फिन के लिए कम से कम बिल 1000 रुपये होगा। निगरान वज़ीर तवानाई ने कहा, कीमतों में 65 अरब जुलाई से अक्टूबर तक भी डाला है। फिक्स चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिए हैं। जो इनका जो मैक्सिमम बिल आएगा वो तकरीबन 1300 रुपये आएगा। इससे ऊपर बिल किसी का भी नहीं आएगा। इन 57% अवाम में हमने कैलकुलेट कर लिया है। जो घरों के अंदर हम 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, अगर आप देखें उसमें नीचे -139 लिखा हुआ है, तो घरों को आज भी गवर्नमेंट 139 अरब की सब्सिडी दे रही है। और इंशाल्लाह ये जो गैस सेक्टर का लॉस रुकेगा, इसके बाद हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के खसारे हैं वो कंट्रोल में आएंगे। उधर अवाम ने गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही महंगाई का अजाब मुसल्लत है, रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जाए। गैस 200% बढ़ गई है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं, गरीब क्या करेगा। IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया जा रहे हैं, वो अपने मुफाद के लिए लिया जा रहे हैं, किसी पे भी कोई खर्चा नहीं किया गया। तो गैस तो आती नहीं है, कीमतें बढ़ाने का फायदा क्या है ये बताओ। साबिक वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने गैस की कीमतों पर 200% इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहा, सबसे ज्यादा गैस सिंध में पैदा होती है, इसके बावजूद सूबा गैस से महरूम है। पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आकर बिजली और गैस के बिलों में भी भरपूर रिलीफ देगी। महंगाई के 27 शहरियों के लिए रिलीफ। ओगरा ने LPG की कीमतों में 10 रुपये फी किलो कमी कर दी। LPG का घरेलू सिलेंडर 117 रुपये 47 पैसे सस्ता हो गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ओगरा का बड़ा ऐलान, महंगाई के 27 शहरियों के लिए रिलीफ। ओगरा ने LPG की कीमतों में 10 रुपए फी किलो कमी कर दी। LPG का घरेलू सिलेंडर 117 रुपये 47 पैसे सस्ता हो गया। 11.8 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की नई कीमत 2962 रुपए से 1664 रुपए मुकर्रर कर दी गई। LPG की फी किलो कीमत 9 रुपये 96 पैसे सस्ती की गई है। फी किलो LPG की नई कीमत 251 रुपए 3 पैसे मुकर्रर की गई है। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। को बताएंगे कि हुकूमत ने आम सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी, ताहम फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया है। वजह किसानों के लिए कम कीमत पर खाद की दस्तयाबी बताई गई है, लेकिन फर्टिलाइजर्स को पहुंचाया जाने वाला फ़ायदा किसानों तक नहीं पहुंच पाता। वजूहात क्या हैं, सवालात के जवाब की तलाश करने की कोशिश की है इस्लामाबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी मलिक सईद आवान ने। आप भी देखिए।
हुकूमत की जानिब से गैस सेक्टर के माली नुकसानात के खात्मे का मिशन, सार्फिन पर अरबों का बोझ डाल दिया गया। साथ ही फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए किसानों के नाम पर बड़ी सब्सिडी भी रख दी। खाद के लिए 45 अरब रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। निगरां वजीर तवानाई सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि खाद फैक्ट्रियों को गैस पर जितनी सब्सिडी देते हैं, यूरिया की मद में इनसे ज्यादा सब्सिडी लेते हैं। तकरीबन पाकिस्तान की 85% फर्टिलाइजर कंपनीज को गैस मिलती है और उससे यूरिया बनता है किसानों के लिए। तो उस कीमत को हमें मारी के पास कानूनी तौर पे लाना जरूरी था, लेकिन इस चीज से भी फर्टिलाइजर और यूरिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसान को भी इंशाल्लाह कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इक्तिसादी और तवानाई उमूर के माहिर आबिद सलहरी का कहना है कि ज़राअत पर किसान को कभी भी सब्सिडी नहीं पहुंच सकी। ज़राअत पे जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, का वो खाद पे हो या बीज पे या दूसरे इनपुट्स पे, बदकिस्मती से वो किसान तक नहीं पहुंचती हैं। वो मिडिल पर्सन या जो आड़ती है वहाँ तक आके वो रुक जाती हैं। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद उमैर मसूद का कहना है कि कंपनियों को सब्सिडी के बजाय हुकूमत बराह रास्त किसानों को सब्सिडी दी जाए। हम हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि इनको कंपनियों को फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर, यूरिया मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देने की बजाय आप डायरेक्ट किसान को सब्सिडी दें। हुकूमत की जानिब से फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस पर सब्सिडी फराहम करने के हवाले से माहिरीन का मौक़िफ़ है कि कोई फर्टिलाइजर सनत नुकसान में नहीं जाती। देखना ये होगा कि क्या ज़राअत से मुंसलिक सनत को मिलने वाली सब्सिडीज़ का किसान को कोई फ़ायदा होता है या नहीं। पाकिस्तान का माशी मैदान में एक और एजाज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अक्टूबर में दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार। 100 इंडेक्स 51,920 पॉइंट्स पर पहुंच गया। डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ। सोने की कीमत भी ऊपर आने लगी। ईशत मुस्बत राह पे गामजन। स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का बेहतरीन स्टॉक मार्केट। डॉलर भी तगड़ा, सोने के नखरे भी बढ़ गए। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अक्टूबर में दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में अक्टूबर में 12.3% इजाफा हुआ। 5,688 पॉइंट्स इजाफे से 51,920 पॉइंट्स पर पहुंच गई। मार्केट के मजमुई हजम में 9.6% इजाफा, 666 अरब रुपए का इजाफा देखा गया। करेंसी मार्केट में डॉलर की उड़ान जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा, जिसके बाद डॉलर 283 रुपए पर पहुंच गया। इंटर बैंक में भी डॉलर 52 पैसे महंगा, 281 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर ऊपर आया, सोना भी पीछे आया। फी तोला सोना 900 रुपए महंगा, 2,13,000 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 771 रुपए का इजाफा, 1,72,270 रुपए हो गई। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत ने मैदान मार लिया है। हामिद खान ग्रुप के मियां कुद्दूस को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मार्का आसमा जहांगीर के ग्रुप की भारी अक्सरियत से फतह है। हतमी नताज के मुताबिक शहजाद शौकत को मजमूई तौर पर 1,706 वोट पड़े। इनके मुखालिफ उम्मीदवार सिर्फ 1,242 वोट ही हासिल कर सके। यूं 464 वोटों की भारी अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर बराए साल 2023 और 24 अपने नाम कर ली। जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त पर भी आसमा जहांगीर ग्रुप के अली इमरान सैयद ने 1,447 वोट लिए, जबकि मुखालिफ ग्रुप के सलमान मंसूर ने 1,373 वोट हासिल किए। आसमा जहांगीर ग्रुप ने फाइनल नताइज के मुताबिक 17 नशिस्तों में से 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नौ मुंतखब सदर शहजाद शौकत ने कहा, कानून की हुक्मरानी के लिए हर आईनी इकदाम की हिमायत करेंगे। हम हर वो इकदाम जो पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करता हो और इंश्योर करता हो, उसको सपोर्ट करेंगे। फातेह वकला ग्रुप को सियासी जमातों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह सपोर्ट हासिल थी। शिकस्त खाने वाले वकला ग्रुप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही थी। और नून लीग ने आम इंतखाबात में भरपूर शिरकत के लिए पार्लिमानी बोर्ड्स और मंशूर कमेटी की तश्कील दे दी है। इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की कहानी सुनते हैं इखलाक बाजवा की जुबानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब की सदारत में जाती उमरा में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हसन इकबाल का कहना था कि नून लीग ने इंतखाबी अमल का आगाज कर दिया। हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। उम्मीदवारान से कौमी और सूबाई असम्बली के लिए 10 नवंबर तक दरख्वास्तें तलब की हैं। हसन इकबाल ने कहा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जल्द सियासी जमातों की क़यादत से राब्ते करेंगे। हम पर लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि नवाज शरीफ जलावतन थे, तब लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ थी। 2017 में मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ साहब को नाजायज़ तौर पे नाअहल करा के लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी।
पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की जरूरत है। माशी गर्दाब से उस वक्त नहीं निकल सकते जब तक नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी। कैमरामैन आसिफ टोबा के साथ इखलाक अहमद बाजवा, बोल न्यूज़। और अभी आपको अपडेट करेंगे कि गैर मुल्की तारकीन वतन को दी गई मोहलत के खत्म होने के बाद पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह में अपडेट करेंगे। सालिक बताएगा क्या सूरत हाल है। शुरू कर दिया गया है इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ कराची में। उस वक्त जो होल्डिंग कैंप जो बनाया गया था वहां पर अभी जो है 4 अफराद को गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो चारों नौजवान थे उनको सदर थाने के इलाके से गिरफ्तार किया गया। चारों लड़के जो वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। पुलिस हुकाम का ये बताना है कि चारों लड़कों का जो ताल्लुक है वो अफगानिस्तान से, उनको अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाके जो है वो बेस पे होल्डिंग कैंप पे लाया गया। यहाँ उनकी तस्दीक का अमल किया जा रहा है। दूसरी जानब उनको डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ये बताया जा रहा है कि उनको किसी भी किस्म की शनाख्ती दस्तावेज नहीं थी, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। तो उनका मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुकाम भी यहाँ पर पहुंचे। दूसरी जानब पुलिस जराये का ये भी बताना है कि रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जब पैकडाउन किया जाएगा, उन अफराद को गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सालिक। और आपको बताएंगे कि आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों का मामला। लोधरा से जहांगीर तरीन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठा दिए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ ने 2 कौमी और 2 सूबाई हल्कों से एतराज़ात जमा कराए हैं। एतराज़ात कौमी असम्बली के हल्का NA 156 और NA 155 की हल्का बंदियों पर उठाए गए हैं। सूबाई असम्बली के हल्का PP 226 और PP 227 से भी एतराज़ात जमा करा दिए गए हैं। जबकि जहांगीर तरीन के हल्का बंदियों से मुतालिक उठाए गए एतराज़ात पर समाअत 2 नवंबर को होगी। मुल्क भर से मजमूई तौर पर हल्का बंदियों पर 1324, जबकि पंजाब से 672 एतराज़ात उठाए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों का ये मामला है जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ को एक और धचका। गुलाम सरवर खान ने भी पार्टी छोड़ दी है और गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने जहांगीर तरीन से मुलाकात में शमूलियत का फैसला भी किया है। गुलाम सरवर ने सदर IPP अब्दुल अलीम खान से भी मुलाकात की है। गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और वर्ल्ड कप से अपडेट करते हैं आपको कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान को बिलाखिर फतह नसीब हो गई। बाबर 11 ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 205 रन का हदफ 33वें ओवर में हासिल करके रन रेट भी बेहतर कर लिया। फखर जमान को 81 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में मुसलसल शिकस्त, शाहीनों का पलटकर वार, बंगाल टाइगर्स साबित हुए रेत की दीवार। ग्रीन शर्ट्स असलहे खाने का हर हथियार हरीफ पर किया कारीवार। बांग्लादेश के खिलाफ टाकरे में पाकिस्तान टीम बदले हुए रूप में नजर आई। बंगाल टाइगर्स के लिए फतह की जानिब जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। 205 रन हदफ के कामयाबी से ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने भी भरपूर हिस्सा दिया। 128 रन का ओपनिंग स्टैंड देकर पाकिस्तान की मैच में पोजीशन मुस्तहकम कर दी। फखर जमान ने 81 और अब्दुल्ला शफीक ने 68 रन स्कोर किए। बाबर आजम सिर्फ 9 रन बना सके। इससे पहले बांग्लादेश की टीम 204 रन बनाकर आउट हो गई। महमूदुल्लाह 56 रन के साथ नुमाया रहे। इनके अलावा लटन दास ने 45 और कप्तान शकीबुल हसन ने 43 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी और वसीम जूनियर ने 3-3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 2, इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर ने 1-1 शिकार किया। 205 रन हदफ का ताकुब। फखर जमान ने 81 और अब्दुल्ला शफीक ने 68 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत की राह पर गामजन किया। फखर जमान ने 3 चौके और 7 छक्के लगाए। अब्दुल्ला शफीक ने 9 चौके और 2 छक्के रिसीव किए। बांग्लादेश के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात हो गए। ग्रीन शर्ट्स को अगले दोनों मैचेस में लाजमी फतह हासिल करना होगी। उसके साथ अपना रन रेट भी बेहतर करना होगा। कीवीज की अगले 2 मैचेस में प्रोटीज और ग्रीन शर्ट्स के हाथों शिकस्त भी बेहद जरूरी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फाइनल 4 में जाने का रूट वाजे। बांग्लादेश के खिलाफ फतह से पाकिस्तान टीम की विनिंग ट्रैक पर वापसी। मेगा इवेंट के अपने बाकी मैचेस में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को मजा चखाना होगा। किसी भी सूरत दोनों टीमों को हराना होगा। रन रेट भी बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान टीम अपने हिस्से का काम कर भी ले तो फाइनल 4 में रसाई न्यूजीलैंड के अगले 2 मैचेस में शिकस्त से मशरूत है। प्रोटीज और ग्रीन शर्ट से ब्लैक कैप्स का हारना पाकिस्तान के इवेंट की आखिरी 4 टीमों में शामिल होने के इम्कानात मजीद रोशन कर देगा। अगर न्यूजीलैंड अपने आखिरी मैच में भी श्रीलंका से हार गया तो पाकिस्तान टीम फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आइलैंडर्स के खिलाफ कीवीज की फतह पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स की तादाद 10-10 हो जाएगी, जिसके बाद फैसला रन रेट पर किया जाएगा।
इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में बुध को अहम मार्का होगा। भारतीय शहर पुणे में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले में कीवीज की शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान के फाइनल 4 में जाने के इम्कानात हो जाएंगे। इवेंट के पॉइंट टेबल पर 6 मैचेस से 10 पॉइंट्स के साथ जनूबी अफ्रीका की दूसरी पोजीशन है। 6 मार्कों में 4 फतूहात के साथ न्यूजीलैंड का तीसरा नंबर है। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। सरगोदा में मोहब्बत पाने के लिए नौजवान को कत्ल करने वाला पुलिस ने धर लिया। सैटेलाइट टाउन पुलिस ने इमाम मस्जिद के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। मुलजिम ने किसके कहने पर इमाम मस्जिद को कत्ल किया, जानते हैं मोहम्मद सुलेमान मुअज्जिम की इस रिपोर्ट में। 10 अक्टूबर को सरगोदा के इलाके शारजा ग्राउंड में सुबह नमाज फजर के बाद घर जाते इमाम मस्जिद रिजवान अली कमर को मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद मुजम्मिल को गिरफ्तार करके आले कत्ल भी बरामद किया। SHO फजल गोंदल के मुताबिक मुलजिम मकतूल की बीवी से मोहब्बत करता था और इसको पाने के लिए इसने इमाम का कत्ल किया। मुजम्मिल नामी शख्स जिसने कत्ल किया वो कहता था कि इस कारी साहब की जहाँ पर मंगनी हुई थी उस लड़की के साथ 2 साल कबल मैं भी मोहब्बत करता था और आज भी है, जो मेरी खुफिया थी, तो मैं इसलिए इसको कत्ल कर दिया कि ताकि मैं उस लड़की के साथ शादी कर सकूं। गिरफ्तार मुलजिम मुजम्मिल ने इंकिशाफ किया कि इसने मकतूल की बीवी के कहने पर रिजवान अली को कत्ल किया। मकतूल का वालिद मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस का शुक्रिया अदा करते नजर आया। मोहम्मद अब्दुल्ला का कहना है कि मेरे नौजवान बेटे के कातिल को गिरफ्तार करने पर मैं सरगोदा पुलिस का मशकूर हूँ। पुलिस ने बरबीन के अंदर मुलजिम को जो ट्रेस किया है, यकीनन अपना फर्ज निभाया और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। DPO फैसल कामरान का कहना है कि मकतूल के लवाहिकीन को मुकम्मल इंसाफ फरहम किया जाएगा। मुकदमे की भरपूर पैरवी करके मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मोहम्मद सुलेमान मुअज्जम, बोल न्यूज, सरगोदा। लाहौर पुलिस की फुर्तियां, दिन दहाड़े अगवा होने वाले नौजवान को बाजियाब करा लिया। CCTV भी मंजरे आम पर आ गई। लाहौर पुलिस का एक्शन, सुबह अगवा होने वाला नौजवान चंद घंटों में बाजियाब करा लिया। अगवा की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। देखा जा सकता है कि शहरी हक्का बक्का हुआ, आने वाली मुसीबत को फौरी भांप लिया। पहले से घात लगाए 5 अगवाकार एक एक करके दौड़े चले आए। एक ने गाड़ी में बिठाने की लाख कोशिश की लेकिन कामयाब न हुए। नौजवान खूब चिल्लाया, मदद के लिए बुलाया लेकिन कोई मदद को न आया। हर जतन और कोशिश के बाद अगवाकारों की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने शहरी की अगवा का मुकदमा दर्ज करके फौरन टीम बनाई और चंद घंटों में ही मुगवी को बाजियाब करा लिया। कराची में छीने गए मोबाइल फोन्स कहां जाते हैं, किस तरह फरोख्त होते हैं, पुलिस ने सुराग लगाकर कई मुलजिमान धर लिए हैं। क्या धंधा जारी है, सारी कहानी जानेंगे खुरम गुलजार की जुबानी। फोन कराची में छिनते हैं और इस्तेमाल अफगानिस्तान में होते हैं। कराची पुलिस ने छीने गए फोन खरीदकर बैरून मुल्क स्मगल करने वाला गिरोह पकड़ लिया। SP गुलशन इकबाल कहते हैं मुलजिमान पेशावर के रास्ते फोन स्मगल करते हैं। पहले वो तो IMEI तब्दील करते थे। अगर कुछ ऐसे हाई क्वालिटी के जो मोबाइल फ़ोन्स होते थे, अगर IMEI तब्दील नहीं होती थी तो उनकी वो पैकिंग करके बारास्ता पेशावर वो अफगानिस्तान स्मगल कर देते थे। ये मुलजिमान खास से टेक्निकल भी हैं, जो छीने गए मोबाइल फोन्स खोलकर उनके पार्ट्स नहीं बेचते बल्कि सिक्योरिटी कोड तोड़कर पूरा फोन ही तगड़े पैसों में फरोख्त किया जाता है। महंगे फोन्स पर सस्ते फोन्स का IMEI पैच करके फरोख्त किए जाते हैं। इन क्रिमिनल्स को शेल्टर पहुँचाने के लिए मोबाइल मार्केट्स में कुछ ऐसे शॉपकीपर्स बैठे हैं जो छिने हुए मोबाइल होते हैं उनकी IMEI ही तब्दील कर देते हैं। एक और मोबाइल फ़ोन की जो होती है आइडेंटिफिकेशन उस छिने हुए मोबाइल के ऊपर डाल दी जाती है ताकि वो फिर ट्रेस ना हो सके। कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में IMEI तब्दील करने वाली डिवाइसेस, बैटरीज, USBs और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन अमजद शाह के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। स्मगलर्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग, कस्टम्स इंटेलिजेंस कराची की कार्रवाई। हब से कराची आने वाले ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कस्टम इंटेलिजेंस कराची के मुताबिक हब से कराची आने वाले मुश्तबा कंटेनर्स को खुफिया इतला पर रोका गया। कंटेनर में खुफिया तरीके से छुपाया गया 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद किया गया। DG की हिदायत पर ईरानी डीजल की स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया है। खुफिया इतला थी स्मगलर्स अब कंटेनर्स में ईरानी तेल स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टम इंटेलिजेंस ने दोनों कंटेनर्स भी जब्त कर लिए।
और आपको बताएंगे कि एफबीआर रवा माली साल के पहले 4 माह हदफ से ज़ायद टैक्स इकट्ठा कर लिया है। एफबीआर ने 4 माह में 66 अरब रुपए हदफ से ज़ायद वसूल किया है। ज़राए के मुताबिक एफबीआर ने 2682 अरब रुपए के टैक्स हदफ के मुकाबले में 2748 अरब रुपए टैक्स जमा किया है। एफबीआर ने माह अक्टूबर 2023 में 707 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 113 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कौमी फ़िज़ाई कंपनी PIA के फ़िज़ाई ऑपरेशन को बहाल करने की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर ने PIA को 550 मिलियन के बजाय 636 मिलियन रुपए अदा कर दिए। ज़राए का कहना है कि PIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन जल्द मामूल पर आ जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की PIA के फ़िज़ाई ऑपरेशन को बहाल करने की कोशिशें रंग लाने लगी। वज़ारत मज़हबी उमूर ने PIA को 550 मिलियन के बजाय 636 मिलियन रुपए अदा कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस को PIA को अदा करदा 636 मिलियन रुपए की रिपोर्ट दे दी गई। वज़ारत मज़हबी उमूर और PIA के दरमियान लेन देन का तनाज़ा हल हो गया। वज़ारत मज़हबी उमूर के तर्जुमान ने वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ हज किरायों 550 मिलियन रुपए बकाया जात का दावा किया था। वज़ारत मज़हबी उमूर ने गुज़िश्ता चंद सालों के 136 मिलियन रुपए भी PIA को अदा कर दिए हैं। और अभी आपको बताएंगे कि इजरायली फ़ज़ाई के गज़ा के साथ शुमाल मगरबी किनारे पर कायम जनीन पनाह गुज़ीन कैंप और गज़ा पट्टी पर जबालिया कैंप को मुसलसल कई रोज़ की बमबारी से क़यामत सुगरा का सामना है। एक और ताज़ा हमले में अब तक 400 फ़लस्तीनियों की शहादत की इतलात हैं, जिनमें इजाफे का खदशा है, जबकि 300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ताज़ा हमला जबालिया कैंप में किया गया है, जहाँ कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। दोनों कैंप्स में इसराइली बमबारी से आबादी मिट चुकी है और तामीरात तहस नहस हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ इसराइली बिल्डोज़र ने जनीन कैंप में गिरने वाली इमारतों के मलबों को उठाना शुरू कर दिया है, जबकि इन इलाकों में इसराइली पुलिस और फौज पहले ही बाकी मांदा फ़लस्तीनियों की पकड़ धकड़ में मसरूफ़ है। गजा में इंसानियत का खुलेआम कत्ल जारी है। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8,500 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें 3,542 बच्चे, 2,187 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी में तिब्बी अमले के अफराद 130 भी शहादत पा चुके हैं। और यहाँ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर के अवाम इस्तिस्बाबे राय के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली की 3rd कमेटी में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के लोग अब तक अपने इस नाकाबिले तनसीख़ हक़ से महरूम हैं। बलूचिस्तान के ज़िला अवरान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले नायब सूबेदार आसिफ इरफान सिपाही इरफान अली को फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान 29 अक्टूबर 2023 को बलूचिस्तान के ज़िले अवरान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले नायब सूबेदार आसिफ इरफान को ओकाड़ा में और सिपाही इरफान अली को सरगोधा में अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा की नवाज़ जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवान, अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शहदा की यह कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज के अज़्म और हौसले को मज़ीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। सक्खर की आवाम के लिए बनाए गए रिवर व्यू पॉइंट, जहां पर शहरी तफरीह के लिए और दरियाए सिंध का हसीन नज़ारा देखने आते थे, अब वहां चाय के होटल और रेस्टोरेंट मालिकान ने डेरे डाल दिए हैं, जिस वजह से शहरी सैरो तफरीह से दूर हो गए हैं। मज़ीद देखिए अली खोसू की ये रिपोर्ट। सक्कर शहर में कुछ साल कबल दरिया सिंध के किनारे शहरों के लिए खतीर रकम से रिवर व्यू पॉइंट बनाए गए, जहां शहरी दरिया के हसीन मनाजिर देखने और फैमिली के साथ तफरीह के लिए रिवर व्यू पॉइंट का रुख करते थे। इंतजामिया की अदम तवज्जही के बाइस होटल मालकान ने किनारे पर होटल बनाकर शहरियों को सस्ती सैरो तफरीह से महरूम कर दिया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगाते हुए बताया, जब भी अहले खाना या मेहमानों को साथ लाए तो होटल इंतजामिया भगा देते हैं। हुकूमत फौरी तौर पर शहरियों के लिए तफरीह गाह वागुजार करवाए। व्यू पॉइंट बनाए कि जिसको दरिया के नज़ारे करने हो कि वो इस पॉइंट पे आके दरिया के नज़ारे और तफरीह करे फैमिली के लिए, और उसको जो है इन्होंने कमर्शियल प्लाट बना दिए गए, होटल बना दिए गए। जब भी यहाँ तफरीह के लिए कोई मेहमान आ जाए या कोई लेडीज को लेके जाया जाए तो ये होटल वाले हमें भगा देते हैं यहाँ से। किराए पे दिए नहीं है लोगों ने पॉइंट। हम अपने बच्चों को लेके गए थे, उन्होंने पॉइंट वालों ने बोल दिया भाई ये बच्चों की तफरीह का नहीं है, हम होटल में बैठे हुए हम लोग। उन्होंने धक्के दे के हमारे को बाहर निकाला। दरिया सिंध और लेंस डाउन पुल का नजारा करने वाले ये पब्लिक व्यू पॉइंट अब होटल वालों की जागीर बन गया है।
मज़ेदार खाने भूख को मिटाने के साथ साथ बढ़ाने का काम भी करते हैं और इनका जायका खाने वाले के हाथ रोकने नहीं देता। जी हाँ, हैदराबाद में मशहूर सलातीन कोयटा बोटी का लजीज जायका खाने वालों को दूर दूर से खींच लाता है। देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की रिपोर्ट। अंगेठी पर हल्का हल्का धुआं उठ रहा है क्योंकि इस पर मज़ेदार लजीज बकरे के गोश्त की सीखों की तैयारी का अमल जारी है। इसे खाने के मुंतसिर अफराद बेताबी से भूख मिटाने का इंतजार कर रहे हैं कि इसका टेस्ट अच्छा है और टेस्ट का अच्छा होना है कि कारीगर के हाथ में होता है। नमक डालते हैं इसके ऊपर, नमक का टेस्ट आता है और जो है ना घी में जो है ना घी लगा के इसको पकाया जाता है। कसाई महारत से बकरे की गोश्त की बोटी बनाने सीखें तैयार करता है तो कारीगर हल्का नमक लगाकर इसे कोयलों पर तैयार करने का अमल शुरू करता है, जो कुछ ही देर बाद तैयार होकर अपनी भीनी भीनी खुशबू से भूख बढ़ा देती है। इसकी सीख जो है ना तमाम होटलों से डिफरेंट है, इसका टेस्ट भी अलग से है। इधर का जो जायका है ना वो बहुत आला तरह का है, इसलिए हम इस होटल को पसंद करते हैं। सीख बोटी की ये मुनफरिद डिश अपने लजीज जायके की वजह से पसंद की जाती है, जो भूख मिटाने के साथ जिस्म को कुव्वत देती है और ज़रूरियात को पूरा करती है। आपने जायकेदार और मुनफरिद खाने तो बहुत खाए होंगे, मगर कोयले पर तैयार बकरे की बोटी की ये सीखें यकीनन आपका हाथ रोकने नहीं देंगी। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। मार्बल के रगड़ाई करने वाले जहानी के नौजवान आबिद अली की सुरीली आवाज़ ऐसी कि जो सुने उसका गर्विदा हो जाए। अजीम सरवर की ये रिपोर्ट देखिए। सुरीली आवाज, अंदाज कमाल। जहानिया में मार्बल के रगड़ाई करने वाले आबिद अली के चर्चे। आबिद अली की सुरीली आवाज ऐसी कि जो सुने इसका गर्विदा हो जाए। जहानिया के नवाही चक 160 नौजवान आबिद करते तो मार्बल रगड़ाई का काम है, लेकिन अपनी गायकी की वजह से शोहरत रखते हैं। काम पर हो या घर पर अपना वक्त गाने की रियाजत में मसरूफ करते हैं। नौजवान आबिद का कहना था कि अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो गायकी के शोबे में नाम कमाना चाहूँगा। मैं मार्बल की रगड़ाई का काम करता हूँ। सिंगिंग का मुझे शौक है, बचपन से ही गाता हूँ, तकरीबन 7-8 साल की उम्र से ही। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं है कि जहाँ पे मैं अपने टैलेंट का मुजाहरा कर सकूँ। अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा और सिंगिंग की तरफ आना चाहूँगा। आबिद अली रोजाना गांव से दूर शहर खानेवाल काम के सिलसिले में आते हैं। नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कुश्ते वेरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। कैमरामैन मलिक अकबर के साथ अजीम सरवर, बोल न्यूज़, जहानिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।